नमस्कार, न्यूज़ इंडिया के फेसबुक लाइव पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ करुण कुमार और हम न्यूज़ इंडिया के लोग के साथ हम लगातार आपको उन तमाम चेहरों से रूबरू कराते हैं जो या तो स्क्रीन के सामने होते हैं या फिर स्क्रीन के पीछे होते हैं, यानी न्यूज़ में जिनका पूरा योगदान होता है। तो ऐसे ही आज हमारे साथ हैं अनवर अली, जो अपने आप को अली मिर्ज़ापुरी कहलाना ज़्यादा पसंद करते हैं। बहुत बहुत स्वागत अनवर। स्वागत है सर। मिर्ज़ापुर से क्या कनेक्शन है ये तो हम सबसे पहले जानेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि आप करते क्या है। पैकेजिंग के उस्ताद कहे जाते हैं, साथ ही साथ प्रोग्रामिंग के मास्टर भी कहे जाते हैं। किस तरह का काम होता है इससे बता दें, उसके बाद फिर हम सर असल में पैकेजिंग प्रोड्यूसर जो होता है, किसी पैकेज को लिखने के बाद टीवी स्क्रीन तक पहुंचाने की सबसे बड़ी भूमिका उसकी होती है। एडिटेबल से हो गया, ग्राफिक्स तक जाके देखना ग्राफिक्स बने कि नहीं बने, बाइट्स, एंकर, पीटीसी, वॉक थ्रूज, सारी चीज़ें मैनेज हैं, सारी चीज़ें सही जगह लगी हैं कि नहीं। मतलब वो एक तरह से ऋण होता है किसी चैनल का। वो पैकेजिंग प्रोड्यूसर जैसे एंकर से भी मिलना है, प्रोड्यूसर से भी मिलना है, ग्राफिक्स डिज़ाइनर से मिलना है, एडिटर से मिलना है। यहाँ तक शो ऑन ईयर जा रहा है तो कोई गड़बड़ी ना जाए, अगर गड़बड़ी जा रही है उसे ऑन ईयर ठीक कर, उस दौरान ठीक हो सकता है तो वो करे। पैकेजिंग प्रोड्यूसर का बेसिकली यही काम होता है, हर चीज़ों को मैनेज करना। मतलब वो एक दौड़ता रहता है, उसके लिए चेयर नहीं होती। एक सिस्टम पे 5-10 पैकेजिंग प्रोड्यूसर काम करते हैं। दरअसल वो सारा उसी रन पे दौड़ते हुए काम करते हैं और करते रहते हैं। यहाँ पे भी इसलिए देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा दौड़ते रहते हैं। हाँ सर, यहाँ पे जैसे वीओ कराना हुआ, ये वीओ कराना है, ये पैकेज लगवाना है, इसके शॉर्ट्स निकाल दो, ये चीज़ें हैं, ध्यान देना कॉपीराइट के शॉर्ट्स ना हो वगैरह वगैरह जैसी चीज़ें हैं, वो लगे रहना बड़ा शिद्दत से। और काम क्या होता है, पैकेजिंग प्रोड्यूसर की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सर, सही चीज़ें विजुलाइज सही होके टीवी स्क्रीन पे जाए, वो सबसे बड़ा जिम्मा जो होता है पैकेजिंग प्रोड्यूसर का होता है। बहुत अहम भूमिका होती है इसकी। लेकिन अनवर, ये भी जानना चाहेंगे, अली मिर्ज़ापुरी जो आप कहलाना पसंद करते हैं, आखिर इसके पीछे कारण क्या है? मिर्ज़ापुर के उस तमाम बैकग्राउंड के बारे में बताइए। दरअसल मैं सर आपको बताना चाहता हूँ कि शहर में करीबन 4-5 साल हो गए आते जाते रहे दिल्ली में, शहरों में, लेकिन जो मिर्ज़ापुर की अल्फाज है या अपनी चीज़ें जो भाषा है, मातृभाषा है, वो मतलब अपने लहजे में आ ही जाता है। जैसे आप, लेकिन सबसे पहले अगर वेब सीरीज़ जो मिर्ज़ापुर की बात करें तो लोग कहते हैं भाई हमें तो जाते हुए भी डर लगता है कि वहाँ पर ऐसा ना हो कि कुछ निकाल के चला दी जाए। ऐसा नहीं, जो कालीन भैया और मुन्ना पंडित और गुड्डू पंडित ये सब ने दिखाया है, ऐसा कुछ नहीं है। कालीन बनता है, कालीन जो उसका बड़ा काम है, कालीन में टपटेज हो गया, गलीचा हो गया, बड़ी वर्ल्ड लेवल तक कालीन जाती हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि जो वहाँ होता है जैसा वेब सीरीज़ में दिखाया गया वो डिफरेंट है। हाँ, मिर्ज़ापुर वाले गाली नहीं देते हैं हंसी मजाक में। हाँ, पान के शौकीन होते हैं और गंगा घाट के किनारे तो जो भी जाए पहले आओ भैया पहले हमसे बात कर ले। वहाँ मतलब जैसे किसी से पूर्ण मिलना हो, आप किसी से मिले, जैसे किसी से मिले, आपने पूछा यार मुझे मिर्ज़ापुर घंटा घर जाना था, पहले कहेंगे बाबा कहाँ जाएगा मालिक, घंटा घर जावा मालिक, तू काहे परेशान हुआ, बैठा मालिक, तुरंत रिक्शा वाले लेके जाओ, घंटा घर मालिक तुरंत लेके जाइए, भैया को दिखाइए। हाँ, मालिक, राजा, भैया, हाँ, ये 3 चीज़ें तो पूरे बहुत फेमस है वहाँ। दूसरी चीज़, पान मुँह में रहेगा। आप बोलेंगे कोई इंपॉर्टेंट चीज़ तो पहले तो कहेंगे अरे यार थूके तब ना भैया बतियाएं, फिर उसके बाद आपको मन से प्रसन्न कर देंगे वो लोग। बात से मतलब धनी होते हैं वो लोग और काफ़ी दिलवर टाइप के। वो लोग क्यों बोल रहे हैं, हम लोग होते हैं। हाँ, मैं भी हूँ, मतलब उसी जगह से क्या। और जो ज़मीर का जुड़ाव है ना, मिर्ज़ापुर बहुत ही मतलब हर चीज़ें हैं। वहाँ के चुनार का किला जो हुआ इतिहास में जाना जाता है, सोनवा रानी वगैरह। मिर्ज़ापुर का जो लाल बहादुर क्या नाम है, लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उनका ससुराल भी रहा है मिर्ज़ापुर, रामनगर के रहने वाले। तो बहुत से जुड़ाव है मिर्ज़ापुर से। आपकी पढ़ाई कहाँ से शुरू हुई, बचपन कहाँ पे बीता, जरा इसके बारे में बताइए। क्योंकि मिर्ज़ापुर और फिर गंगा, ये तो रिश्ते वहाँ पर काफ़ी। सर पढ़ाई तो इंटर तक गांव से हुआ। हालांकि 6 से लेकर 8वीं तक मैंने एक कठिनवा गांव था, वहाँ मीडिएट कॉलेज था, उसमें पढ़ाई की थी। उसमें पीटी वगैरह करना होता था। तो क्या होता था कि 8 घंटी लगती थी। तो जो पीटी करते थे उन्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं, वो पीटी का प्रयास करते थे, रैली वगैरह करना होता था। तो पढ़ने में थोड़े से परेशान होते थे, क्लास में डंडा वंडा खाना पड़ेगा, इसीलिए पीटी करने लगे। धीरे धीरे पीटी के कमांडर हो गए। 16 लोगों की टीम होती थी हमारी, तो उस पीटी में करते थे हम लोग। और करने के दौरान फिर पीटी हम लोग स्टेट स्तर तक जीता है, मंडल स्तर, स्टेट स्तर तक। पीटी से हमें भी याद आ रहा है कि स्कूल में हम भी पीटी करते थे। हाँ। तो वहाँ पर
कुछ बच्चों को अगर मन नहीं करता था ना तो वो मेडिकल सर्टिफिकेट ले आते थे। हाँ। और वो सामने जाकर खड़े हो जाते थे और दूसरों को जो है वो पूरा दौड़ते नहीं हुए नहीं, और हमें PT तो करते सर हुए उसका दिखाते ये थे। होता था कि स्कूल 9 बजे खुलती थी, हाँ। लेकिन पीटी के छात्रों को बुलाया 7 बजे जाता था, शाम को 5 बजे छोड़ा जाता था। और उस समय की मेरी एक कविता है जो पीटी के दौरान हम लोग पढ़ते थे, प्राणों ले ले भरी जवानी, उठ आंधी बन जाएंगे। ओहो। और ये ऐसी थी लाइन, उसकी पूरी लाइन मुझे नहीं याद है, वो बड़ा प्रचलित रहा। हम शुरू सुबह और शाम यही करते थे। और ये सुनने के बाद ऐसा लगता होगा कि ये खत्म ही ना हो हाँ सर, सेशन, पूरा करते जुनून के चले साथ। जाएं। और दूसरी चीज़ इसमें ये फ़ायदा होता था, जो बच्चे पीटी में होते थे उन्हें क्लासरूम से प्रिंसिपल का ऑर्डर था उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया जाए, तो हम बस्ता ला के बस क्लास में रख देते। 3 साल हमारा बस पीटी करते गुजरा। और नंबर्स की भी बात होती थी पेपर में, तो हमें छूट दिया जाता था, नहीं बच्चे पीटी करते हैं तो इन्हें बस ध्यान दिया जाए थोड़ा सा। नहीं, ये तो पीटी की बात हो गई। स्कूल की जरा कुछ जो है वो उसकी शैतानियों के बारे में बताएं। स्कूल के दौरान जब इंटर का 9वीं में मैंने श्री शंकराचार्य मतलब आपने भी शैतानियां की थी ना? अरे सर बहुत ज़बरदस्त। तो क्या होता था, हमारे यहाँ प्रेयर जो होता है, हमारे इंटर कॉलेज में प्रेयर से पहले अटेंडेंस होता था। हाँ। तो अटेंडेंस के दौरान सभी बच्चे जाते थे, हम लोग भी जाते। तो उसमें क्या होता, अटेंडेंस के बाद प्रेयर होता, तो अटेंडेंस लगवाना बहुत जरूरी होता। 75% अटेंडेंस अनिवार्य था उस समय। लीजिए तो हम लोग रफ जो होता है तो अपने साइड के अंदर डाल लेते थे, तो उससे अटेंडेंस कर लेते थे। एक हमारा कक्षा 9 ख एक विद्यालय होता था, उसकी खिड़की के हमने 3 रॉड जो होते छड़ निकाल दिए थे। उस छड़ को निकालने के बाद क्या होता था कि टीचर भी सुन रहे होंगे आप। रॉड निकाले हुए थे। तो क्लास जैसे अटेंडेंस हुआ, रफ अंदर होता ही था, यस सर, फिर रॉड हटाया, फिर ग्राउंड में कूदे, ग्राउंड से घूमते घूमते घर चले जाए, क्लास में प्रेजेंट है और चेहरे से इतने नजर नहीं आते हो भाई, इतनी शैतानी आती और होगी। ऐसे करते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि हमारे प्रिंसिपल साहब गौरी शंकर उपाध्याय जी थे, वो उन्होंने देख लिया डांटते हुए, तो हम बच्चों को बुलाया, फिर डाटा उठा तो उसमें ईंट गिर गई। तो फिर कुछ दौरान क्लास करते थे, तो उस दौरान मेरी इंग्लिश जो थी बड़ी कमज़ोर थी, आज भी है। तो इंग्लिश मैंने ले लिया था, तो इंग्लिश की घंटी लगती ही मास्टर खड़े होकर कॉपी से पढ़ाया करते थे। तो कक्षा 9वीं तो ऐसे ढक गई थी। कक्षा 10 की बात थी, क्लास में मेरे इंग्लिश टीचर जा ही रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मतलब आर्ट्स को ख कहते थे, साइंस को क कहते थे, 10 क में पढ़ते हो या ख में? तो मैंने कहा सर क में पढ़ता हूँ। तो क्या सब्जेक्ट क्या है? तो मैंने कहा इंग्लिश। इसमें टाइम पीरियड किसका चल रहा है? तो मैंने कहा इंग्लिश का। तो क्यों अंदर नहीं गए? तो मैंने कहा सर चल रहे हैं। तो इंग्लिश से भागता था, मुझे पढ़ने उड़ने आता नहीं था, तो उतना तो वो ले गया अंदर। फिर जैसे तैसे उस दिन क्लास अटेंड किया, टूटी फूटी इंग्लिश बोली। दूसरे दिन से बस धैर्य बना लिया था, इंग्लिश घंटी लगने से पहले वॉशरूम में बैठते थे हम सभी दोस्त जिनको नहीं आती थी, फिर घंटी खत्म होने के बाद ही बाहर निकलते थे। अलग से आप लोग की शैतानी में क्लास वहाँ पे होती थी क्या? पूरा मतलब पूरा गुरखा होता था, अपनी टीम होती थी, ना निकलना है बाबा। हाँ। और गंगा में भी कुछ मस्ती हाँ, होती हुई? गंगा में नहाने का घाट पे हमारा इंटर कॉलेज हुआ करता था, तो इधर उधर टहलने गंगा चले जाते थे। फिर उसमें स्मार्टफोन चैम्प, सक्षम चैम्प वगैरह लोगों के पास थे, कुछ लोग फेसबुक वगैरह चलाते थे, अपने पास गुरु का मोबाइल होता था, यूनिनार उसमें आया था, तो उसमें कॉलिंग सर्विस फ्री होते थे, तो हम टैक्स मैसेज 2 लाख मैसेज होते थे, दोस्तों कर देते, बाबा बाहर निकल, मैं निकल गया हूँ, घाट पे मिलते हैं। बहुत शैतानी हुई। लेकिन कहीं आपको लगता है कि जिस तरीके से परवरिश हुई, जिस तरीके से आगे बढ़े, मस्ती होती है, शैतानियाँ भी होती है, लेकिन जिम्मेदारी का एहसास भी होता है। अपने परिवार के बारे में कुछ बताइए और किस तरीके से आप आगे बढ़ते रहे? मैं मेरे परिवार का सबसे छोटा लड़का हूँ मैं। हम लोग 5 लोग हैं, 2 बहनें बड़ी हैं, फिर 2 भाई बड़े हैं मेरे से, सबसे आखिरी मैं हूँ। पारिवारिक स्थिति ज़्यादा सही नहीं थी सर, मतलब सही क्या, एकदम दैनिक थी। गरीबी में पले थे, अम्मी मजदूरी करती थी, 22 रुपये 20 रुपये मजदूरी हुआ करता था। गरीबी के कारण बड़े भाई नहीं पढ़ पाए, दीदी वगैरह 1 अक्षर तक नहीं पढ़ पाई। उनकी शादियाँ करने के बाद अब्बू कर्जे में परेशान रहते थे, बीमारी थी इस दौरान में, तो घर की ये हालत दैनिक थी कि सर ये कहा जाता था कि पढ़ना है तो अपने दम से पढ़िए, वरना नहीं। इस दौर में 2 भाई थे, दोनों ने 8वीं तक पढ़ाई करके छोड़ दी। फिर मेरा दौर आया तो मैं 8वीं तक पढ़ा, 9वीं तक पढ़ा, तो फिर अम्मी ने कहा 10वीं तक पढ़ने के लिए आपको खर्च वाहन करने होंगे। तो शादियों में रोड लाइट जो नहीं होता, लोग सर पे लेके ढोते हैं, तो अक्सर लगन में हम लोग रात को जाते थे, उसमें अच्छी कमाई होती थी, 60 रुपये मिलते थे, 1 घंटे में दुआर लग जाती थी किसी शादी में, तो वो ढोते थे हम लोग, शॉल लेकर जाते थे, ढो लेते थे, वो फेवरेट काम था हमारा। उससे क्या होता था, मतलब कि ज़्यादा नहीं खटना होता। तो वैसे लेबराना जो था, मजदूरी का 60 रुपये था उस समय चलन, दिन भर ईंटा पत्थर ढो तो 60 रुपये इनकम इकट्ठा कर सकते थे। तो उस दौरान हम लोग ये नहीं करके नाइट वाला, ये शादी वाला बड़ा अच्छा होता था। और दूसरी व्यवस्था इसमें ये थी कि खाने को मिल जाता था, तो वहाँ ढोने के बाद हम लोग खाने भी चले जाते थे, बैठे थे। तो हमारी बस्ती थी, जो बस्ती के सभी बच्चे ऐसे ही करते थे, मैं भी करता। इस दौरान से ऐसी फ़ीस भरते भरते हाई स्कूल निकला 2009 में, तो अपने ख़ानदान का मैं पहला लड़का था जिसने हाई स्कूल पास किया था।
तो अब्बू और अम्मी उम्मी से लोग कहने लगे कि आपके ख़ानदान में कोई नहीं पढ़ा, सारे मुस्लिम के बच्चे कोई सिलाई करने चला जाता है, कोई फला करने चला जाता है, तो ये लड़का जो है कि आपका लड़का जो है पहली बार हाई स्कूल पास हुआ है। तो मायावती के शासन थी, 2009 में मैंने हाई स्कूल निकाला था, तो सेकेंड डिवीज़न था। तो उन्होंने कहा कि ये फिर ITI का चलन होता है गांव में कि नहीं ITI करा दो कि मतलब कि आप 2 पैसे का आदमी काम करने के लिए, हाँ 2 पैसे का काम कर लीजिए। तो ज़मींदार हुआ करते थे, ज़मींदार के जिसके यहाँ से कर्ज से मम्मी पापा काम करते थे, अम्मी सभी लोग। तो अक्सर उन्होंने अम्मी से मेरे कहा कि नहीं अनवर पास हो गया है, 10-15 हज़ार लगेंगे, मैं ITI की फ़ीस भर देता हूँ, ITI करा दो, धीरे धीरे कहीं सेट हो जाएगा नौकरी का। तो अम्मी ने मुझसे रात को कहा कि तुम ITI कर लो। मैंने कहा ITI नहीं करेंगे, मुझे बहुत आगे पढ़ना है। तो बोले कि आगे पढ़ना है तो पढ़िए, लेकिन कैसे, अपने दम पे। तो मैंने कहा ठीक है अम्मी। तो कुछ दौरान लोगों ने मजाक बनाया, वैसे वैसे कहाँ पढ़ना है। तो मेरा नशा हुआ करता था BHU पढ़ने का, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हमारे बच्चे के लोग पढ़ते थे, तो मुझे शुरू से वहाँ पढ़ने का वो ललक थी। बहरहाल मेरा निकला भी नहीं वहाँ, लेकिन फिर जैसे तैसे मैंने इंटर पास किया। तो एंट्रेंस मैंने 2011 में एंट्रेंस दिया, मेरा नहीं निकला। प्रयाग यूनिवर्सिटी में डाला था और पैसे की बहुत तंगी हुआ करती थी कि खुद ही कमा के फॉर्म भरने होते थे। 700 रुपये BHU के फॉर्म, एंट्रेंस फॉर्म होते थे फीस भरने के, उसे भरे फिर जमा करना जाना होता था विभाग में, सेंट्रल कार्यालय में। तो वो फिर हमने जैसे तैसे किया, दोनों में मैं नहीं निकला। तो 1 साल के दौरान मेरे अम्मी ने कहा ठीक है तो कहीं महाविद्यालय में एडमिशन ले लो। तो मैंने कहा नहीं अम्मी मुझे पढ़ना है तो विश्वविद्यालय में पढ़ना है। यहाँ पे अली आपकी कहानी से बहुत सारे लोग जो है वो प्रेरणा ले रहे हैं। देखिए बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं। एक कह रहा है कि मिर्ज़ापुर की पहचान अब कट्टे और कारतूस नहीं, अली के नाम और चेहरे से होगी। जिस मुकाम पे आप पहुँचे हैं, बहुत बहुत बधाई कि आप यहाँ पर पहुँचे। लोग आपसे जो है प्रेरणा ले रहे हैं। आपकी कहानी अभी जारी रहेगी, लेकिन बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। अली भैया मिर्ज़ापुर के लड़ैया, न्यूज़ रूम के मिल्खा, जिस तरीके से दौड़ भाग आप करते हैं वो सारे लोग, तो बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं। मिर्ज़ापुरी शेर की दिल्ली में दहाड़, जिस तरीके से अनुभव रहा है, जिस तरीके से काम हो रहा है अली, ये इसकी चर्चा हर जगह होती है। चलिए कहानी आपकी। हाँ सर, तो फिर ऐसे मतलब फिर उसी दौरान मेरे अब्बू बीमार हो गए, उनके हार्ट की कुछ 2 नसें कट गई। तो उस दौरान फिर उनका इलाज करने के लिए दिल्ली हम लोग आए। तो एम्स में इलाज करना था, तो एम्स में 2 लाख रुपए पैसे की ज़रूरत थी। तो पैसे हम लोगों ने जुटाए, नहीं जुट पाए जैसे तैसे। तो फिर किसी कर्ज वर्ज लेके हमने किया। तो उसी दौरान किस्मत अच्छी थी कि अपनी शिक्षा रुक चुकी थी, इंट्रेंस निकला नहीं था, घर वालों का दबाव भी नहीं आया कि चलो काम कर लेते हैं। मेरी पहली नौकरी थी सर 1800 रुपये की, एक पर्स की दुकान में मैंने नबी करीम में काम किया था। मैं भावुक हो जाता हूँ इन सब चीज़ों पे। तो हम परिवार के सभी लोग करने लगे, जैसे तैसे बुक बचाया, फिर काम किया हम लोगों ने। निकला अपनी पढ़ाई की जर्नी आगे बढ़ी, मतलब वो काम निकला। 1 साल बाद फिर हमने एंट्रेंस दिया। तो हमारे दोस्त थे, कुछ लोगों ने, मेरी अपी थी, एक मेरे चाचा जी, दूर के चाचा जी थे, तो उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, वो भी एंट्रेंस कराता है, वहाँ माइनस मार्किंग नहीं है। अली तुम एक बार ट्राई कर लो अनवर, अगर निकल जाए तो ठीक है। तो हमने फिर कहा कि ठीक है हम देखते हैं। उस दौरान क्या था कि मैंने BHU के साथ से उसका भी डाला था। तो BHU में तो नहीं निकला, लेकिन वहाँ निकल गया मेरा काशी विद्यापीठ में। तो मेरे लिए जो सपना था यूनिवर्सिटी पढ़ने का वो तो हुआ। और सर आपको बताऊं कि अल्पसंख्यक कैटेगरी में मैं अव्वल रहा हूँ एंट्रेंस में। तो उस दौरान मेरा वहाँ निकला BA में। तो मैं जैसे गांव का सर अपनी सुविधाएं उतनी नहीं थी, जूते भाई लोग, मैं मेरी स्थिति ये थी कि भाई के जो कपड़े होते थे पहन के आते थे, नए कपड़े मुझे दे देते थे कि नहीं नहीं मैं दिल्ली से तो आ गया हूँ, अब ये तू पहन के जाया कर। जूते वही करोल बाग से 300-350 वाले जो लाते थे, एक जूते 6 महीने तक चलाने होते थे। तो मैं ऐसे लल्लू टाइप के जाता था कॉलेज में। तो वहाँ जब गया तो बच्चे बहुत तेज़ हैं यूनिवर्सिटी में, सभी अपनी तरीके से धुन में पढ़ते हैं, अलग लेवल के। तो लोगों की सोच, मैं वहाँ फिर 10-15 दिन लगे मुझे ऑब्ज़र्व करने में, यार मैं कैसे ढलूँगा। फिर धीरे धीरे ढला तो चीज़ें, फिर मैं वो टाइप का जैसे गांव का दोनों बैग पीछे टांग के आते थे। तो मेरे मित्र आनंद चौबे थे, तो उन्होंने मुझे सिखाया कि बैग कैसे टांगा जाता है, कपड़े कैसे पहने। मैं बेल्ट वेल्ट नहीं लगाता था, टी-शर्ट पहन के चलाता था। फिर उन्होंने सिखाया ऐसे चीज़ें। फिर वहाँ राजनीति होती थी तो मैं बड़ा पीछे रहता था। तो बोले कि विद्यालय, तुम विश्वविद्यालय में 3 साल पढ़ लोगे पर तुम्हारी पहचान छिप जाएगी। फिर विश्वविद्यालय के लिए पहचान बनाने के लिए यहाँ राजनीति होती है, राष्ट्रीय छात्र संघ इलेक्शन जो होता है उसके लिए तुम्हें इसमें भी आना होगा, तब तुम्हारी पहचान। तो फिर हम दोनों 2012 में पहले साल में ही अखाड़े में हमारे मतलब अविनाश जायसवाल मित्र थे, पुस्तकालय मंत्री के लिए उन्होंने अपना फॉर्म भरा
और संकाय प्रतिनिधि के लिए मुझे भी उसकाया। इस समय तक कहीं जहन में पत्रकारिता की कोई चीज़ नहीं सर, थी? पत्रकारिता अभी मैं तक करना ही नहीं चाहता था। ये दुनिया मेरे लिए, मैं बताऊंगा आगे कैसे आ गया मेरे जहन में। तो फिर हम लोग राजनीति में भी कूदे, तो राजनीति में जब कूदे तो मज़ा आने लगा। जैसे कहीं सिगरा चौराहे पे गए, IPG पे, मॉल पे गए, पार्टी चल रही है, तो सर बर्गर पिज़्ज़ा जो चीज़ें थी नाम सुना था, देखा नहीं था। मतलब मैं अपनी बता रहा हूँ, मैंने देखा नहीं था क्या होता है, बड़ा नाम सुना था। 99 में पिज़्ज़ा बुक होता। तो पहली बार राजनीति में वहाँ गया तो IP में चल रहा था, सिनेमा देखने को मिला पहली बार ज़िंदगी के इस दौर में। जिस हालात से गुजरे, सिनेमा नहीं दिखा था, हॉल में जो टॉकीज होती है वो नहीं दिखा था। पहली बार IP में फिल्म देखने को मिला, पिज़्ज़ा भी खाया, बर्गर वगैरह भी खाया, तो अच्छा लगा। फिर आके घर में बताया ऐसे वैसे इन सब चीज़ों से। फिर जैसे तैसे ग्रेजुएशन निकला, मास्टर्स की बारी आई तो मास्टर में स्कॉलरशिप आई थी मेरी, 5,000 समथिंग आई थी, वो मेरे पास था। तो मास्टर्स में मैंने VA डाला, MA डाला पॉलिटिकल साइंस और हिंदी की, तो दोनों सब्जेक्ट में डाला। VHU के लिए भी, काशी विद्यापीठ के लिए। काशी विद्यापीठ दोस्तों ने कहा नहीं MGMC डाल दो, पत्रकारिता तुम्हारा था ही BA में एक सब्जेक्ट। तो अच्छा, BA में आपने हाँ, मेरी 3 सब्जेक्ट था, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस और पत्रकारिता, तो डाल दो, देख लेते हैं। तो बहरहाल जैसे तैसे हुआ, BHU में मेरा आ गया हिंदी में। 8110 रुपये लग रहे थे एडमिशन के लिए। मेरी पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो उस समय अम्मी से मैंने कहा कि मेरी अम्मी, तो अम्मी ने कहा पैसे जितने हैं आपके पास उतने में एडमिशन कराइए। मेरे बीच वाले भाई ने कहा कि अपनी जो चादर है अपनी फैला कर ही काम करना चाहिए, आपका कहीं हो जाए। तो उस दौरान कहीं नहीं हुआ। तो मैंने कहा यार BHU में, काशी विद्यापीठ में पेड हो रहा था पॉलिटिकल साइंस में, तो मैं हिंदी से करना चाहता था। तो मैंने कहा ठीक है, कुछ बैठा रहा तो कट ऑफ आ गया MGMC का। MGMC का कट ऑफ आ गया तो कट ऑफ पहली लिस्ट में मेरा नाम था। तो मैंने देखा तो फ्रेश की एडमिशन फ़ीस थी 4,510 रुपये, 503 रुपये। तो मैंने कहा मेरा बजट जो है मेरे बजट से मैच कर रहा है, तो मैंने MGMC में दाखिला ले लिया। मैंने कहा आगे की शिक्षा। हाँ, उस दौरान सर पढ़ाई के लिए हॉस्टल्स लोग बच्चे लेते हैं। बनारस मेरे घर से 43 किलोमीटर दूर था, तो मेरी किस्मत ऊपर वाले की भी मेहरबानी थी। डिपो चलती थी, सरकारी डिपो। तो डिपो में सर MST पास होता है। मिर्ज़ापुर का लड़का, बनारस के बारे में सुनकर उस वक्त क्या लगता था? सर मुझे ना वो लगता था जो टाई कोट पैंट पहन के लोग जाते थे बच्चे, हमारे यहाँ अमीर लोगों के बच्चे। तो मैं बस में पढ़ने के लिए बड़ा इच्छुक होता था, यार मैं भी कैसे जाऊँगा बस में, कैसे पढ़ूँगा यार, कभी हम अपने सपने में आएंगे, कैसे देखूँगा। तो वो चीज़ें, तो एक बार चांस मिला। फिर तो हॉस्टल लेने की औकात नहीं थी, 22,000 रुपये हॉस्टल मेस की फ़ीस थी। तो अम्मी ने कहा भाई देखो कैसे पढ़ना है। तो किसी ने कहा बस चलती है डिपो तुम्हारे यहाँ शिखर से, तो देख लो। तो मैं डिपो से बस पकड़ लेता था। तो बस से गया तो मेरी उम्र थी 20 साल। तो उसने कहा 21 साल के बाद MST जो पास है वो आपका जो 350 रुपये का, 315 रुपये का था। 21 से कम वालों का 300 रुपये मासिक पास होता, 315 रुपये का। लेकिन उससे ऊपर जाएंगे आप, 21 से पार चले जाएंगे तो आपका यही 800 रुपये हो जाएगा। तो मुझे लगा कि यार मेरी ग्रेजुएशन में मैं एक ही साल 315 रुपये सफ़र करूँगा। तो खुरापाती दिमाग था। तो किसी ने कहा सनद लाओ, सनद स्कैन किया, प्रिंटर पे धड़ाधड़ डेट ऑफ बर्थ और कम किया, टाइप किया, स्कैन किया, दे दिया। सीधे मेरे लिए 5 साल का बैकअप हो गया। मैंने कहा ओ भाई अब तो भाई तेरा पढ़ लेगा। तो 315 वाले में जो खुराफात उधर किए, इधर भी कुछ काम आता हुआ सर सक्सेस भी हो गया, प्लानिंग सक्सेस हो गया। तो वो 315 रुपये का पास होता था MST से घर जाने के लिए। पैसे हो ना हो बैग लेके तो टिफ़िन लेके जाता था, ऑमलेट बन जाता था, घर से रोटी अम्मी या भाभी बना देती थी। तो सर क्या होता था, पढ़ने की क्लास मेरा हिंदी का सुबह 8 बजे होता था। घर से मैं 6 बजे फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद निकल लेता था, खाना बन जाता था। भागते हुए बस पकड़ना, जाना, पहला क्लास करना, दूसरा क्लास करना, फिर बस शाम को 4 बजे आती थी। फिर बस स्टेशन बैठे रहना उस जज्बा के साथ, फिर आना। तो कुछ दिन तो मैं टिफ़िन ले जाता, मेरे दोस्त जो थे जो बने धीरे धीरे वो लोग मेरे टिफ़िन खाने लगे। तो मेरी जो स्थिति उतनी ठीक नहीं थी, 2 रोटी मेरे लिए 12 घंटा बिताना। तो फिर मैं थैली में खाना ले जाने लगा। थैली में बैग जो लैपटॉप वाला फाइल नहीं होता पिट्ठू में, उसमें भर के मैं सीधे बस स्टॉप पे खाता था 4 बजे खाना। मैं कॉलेज में खाता ही नहीं था। मैंने कहा ये तो खाई जाएंगे मेरा खाना, मैं वहाँ खाता था, डेली का नियम था वहाँ खाने का। फिर खाने थे इस तरीके से। फिर MGMC जब एडमिशन हुआ तो MGMC में हुआ तो जैसे MGMC में लोग कहते नहीं कि आप क्या बनना चाहते हैं, इंट्रो क्लास में कराया गया, लाइन से सबको खड़े करके आप बोलिए क्या बनना चाहते हैं पत्रकारिता में। तो मुझे कहा गया, मेरे प्रोफेसर थे तो उन्होंने कहा कि अनवर अली लगाते हैं सब वहाँ पर। हाँ, इंट्रो कीजिए अपने अपने बारे में। तो मैंने कहा कि मैं गलती से पत्रकारिता में आ गया। अच्छा, ये बात कही आप। तो उन्होंने हंसने लगे, क्या गलती से मतलब? मैंने कहा सर मैं कुछ और करना चाहता था,
लेकिन ये पत्रकारिता में आने के बाद फिर कहाँ आप गए, और बहुत संक्षिप्त में ज़रा बता दें कि कैसे कैसे अनुभव रहा आपका। फिर सर इसके बाद जैसे जैसे पत्रकारिता खत्म हुई 2017 में, मेरे भाई थे जाने वाले गांव के, तो उन्होंने इंटर्नशिप मेरी इंडियन न्यूज़ में करा दी, और काम का जो करने का तरीका था अच्छा था। 2 महीने 15 दिन में मेरी ज्वाइनिंग हो गई इंडियन न्यूज़ रूम के शेर कहे जाते हैं। तो जब आप अपने गांव में जाते हैं, सीखर जाते हैं, तो किस तरह से लोग ट्रीट करते हैं, कैसे? सर पहले तो जैसे कि वो जो गरीब का लड़का था या ऐसे वैसे, अब तो बड़ा सम्मान देते हैं लोग। जैसे शादी में या किसी घर पहुँच गया, अरे अनवर भाई बैठिए, और वो गांव का लहजा रही है नौरा, ये सुन, वो लहजा बदल गया लोगों का, लोग सम्मान देते हैं, घर रिलेशन सब कुछ ऐसे। चलिए, हाँ, तो बड़ा सही लगता है सर। अनवर बदल गए, इनको लेकर लोगों का नज़रिया बदल गया, कामयाबी जो है वो देखने का, सोचने का, लोगों का ये सब कुछ बदल देता है, व्यवहार बदल देता है। और इसी तरीके से अब हमारे साथ जुड़े हैं अनवर, तो ये भी माहौल बदल रहे हैं। खबर जिस तरीके से न्यूज़ इंडिया के लोग दिखा रहे हैं, भीड़ से अलग हम दिखा रहे हैं, तो सब कुछ बदला हुआ दिखाई पड़ेगा। खबर वही होगी जो सच होगा, खबर वही जिससे आपका सरोकार होगा। हम न्यूज़ इंडिया के लोग के जरिए हम लगातार ऐसे तमाम लोगों से आपको मिलाते रहेंगे। आप बने रहिए, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।